कैथरीन परीज शकदम, एक ऐसा नाम जिसने ईरान के हुकूमती ऐवानों में खलबली मचा दी। एक वक्त में उसे इंटरव्यू देने और मुलाकात के लिए लाइन में लगने वाले अब तस्वीरें डिलीट करवाते फिर रहे थे। एक ऐसी जासूस जिसने अपने मिशन के लिए 100 से ज्यादा जनरल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाए, जिसकी पहुंच कासिम सुलेमानी के घर से लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला हामना ई तक थी। लेकिन एक इस्राएली जासूस की इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत तक रसाई कैसे हुए, आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले बरा मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। हमारी अगली वीडियो में हम ऐसे एजेंट के बारे में बताएंगे जो दुश्मन मुल्क की फौज का सरबराह तक बन गया था। कैथरीन शकदम फ्रांस में एक यहूदी खानदान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लंदन से साइकोलॉजी और फाइनेंस की डिग्री हासिल की। मास्टर के बाद एक यमनी मुसलमान से शादी की और यमन शिफ्ट हो गई। ये शादी 10 साल तक जारी रही, 2 बच्चे भी हो गए। यमन में गुजारे हुए 10 सालों में कैथरीन ने ईरान और अहल तशय्यो के बारे में अच्छी खासी मालूमात इकट्ठी कर ली थी। यमन में रुकते हुए उसने यमन जंग में ईरानी हिमायत में आर्टिकल लिखे जिन्हें ईरान में बहुत पसंद किया जाने लगा, और जब उसे लगा कि अब वो अपने मिशन के लिए तैयार है तो तब उसने अपने यमनी शौहर से तलाक लेने के बाद ईरान का रह किया। उसे पहली बार तेहरान में मुनक्किदा इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया, जहां से उसने ईरान में अपने ताल्लुकात बनाने शुरू किए और ईरान ही मुंतकिल हो गई और ईरान में हूथियत और इमामत की कदरदान के तौर पे पेश किया। ईरान में अपनी मकबूलियत और कबूलियत बनाने के लिए उसने बहुत सारे मगरबी प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल लिखे, जिनमें ज्यादातर प्रो ईरान और प्रो इमामत आर्टिकल होते थे। जैसे जैसे वो ईरान में मकबूल होने लगी, उसके लिए मुख्तलिफ इदारों और हुकूमती ऐवानों के दरवाजे खुलने लगे। कैथरीन ने ईरानी सरकारी मीडिया और दीगर तहकीकी इदारों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए थे। वो अब तेहरान टाइम, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और अलबैत न्यूज़ एजेंसी के लिए आर्टिकल लिखने लगी। हिट थी तो दिमागों से खेलने का हुनर खूब जानती थी। उसके आर्टिकल हर ईरानी के जुज्बात की अक्कासी करते थे। बहुत जल्द उसकी गूंज हुकूमती ऐवानों में भी होने लगी। पासदरान इनकलाब से लेके आयतुल्ला हामना ई के करीब तर लोगों से उसका मिलना जुलना होने लगा। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी, जिसे ईरान में आयतुल्ला हामना ई के बाद सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता था, कैथरीन के उसके फैमिली के साथ भी ताल्लुकात कायम हो गए थे। कैथरीन कासिम सुलेमानी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताती है कि वो बहुत खौफनाक तजुर्बा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कासिम सुलेमानी एक खौफनाक इंसान था जो यहूदियों से बहुत नफरत करता था। फिर 2017 में ही ईरानी के सदारती इंतखाबात से एक दिन पहले वो सदारती उम्मीदवार इब्राहिम राइसी का भी इंटरव्यू करती हैं और इसराइल के बारे में उनके नज़रियात जानने की कोशिश करती हैं। कहा जाता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी कैथरीन के आर्टिकल से मुतासिर थे, इसलिए उनकी टीम ने कैथरीन को आयतुल्ला हामनाई की वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखने की दावत दी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कैथरीन ने ईरानी सुप्रीम लीडर से भी बराह रास्त मुलाकात की थी, लेकिन उसका कोई वाज़ेह सबूत या बयान मौजूद नहीं है। लेकिन कैथरीन ने 2022 में ईरान छोड़ने के बाद एक मगरबी एजेंसी को इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि उसकी रसाई हुकूमती और फौज के आला ओहदेदारों तक थी। ये दावा भी किया जाता है कि कैथरीन ने अपने ताल्लुकात बनाने के लिए ईरानी हुकूमत और फौज के 100 से ज़्यादा जनरल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसे मुताआ भी कहा जाता है, किया था। कैथरीन ने ईरान में गुजारे हुए सालों में मुसलसल इजराइल को अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन देती रही। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत में भी इनके मुलव्विस होने का अंदेशा था। कासिम सुलेमानी के मौत के बाद ईरानी एजेंसियां मुख्तलिफ लोगों को ट्रेस करने लगीं, जिनमें कैथरीन भी शामिल थी, लेकिन उन्हें इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन कैथरीन के लिए अब ईरान में रहना खतरे से हाली नहीं था, इसलिए कैथरीन ने ईरान से निकलने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले इसने ईरान में अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया और अगले 2 साल में इसने ईरान में मोसाद के लिए सैकड़ों एजेंट खड़े कर दिए, जो इजराइल को एक एक लम्हे की रिपोर्ट देते थे। बिलाहर नवंबर 2021 में कैथरीन शकदम ने ईरान छोड़ा और लंदन रवाना हो गई, जहां उसने ईरान इंटरनेशनल को अपना वो मशहूर इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि वो फौज और हुकूमत के आला ओहदेदारों तक पहुंच गई थी।
اور پھر اس نے ایران مخالف انٹرویو اور آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے۔ اس کے اس انٹرویو نے ایران میں ہلچل مچا دی۔ سپریم لیڈر کی ویب سائٹ سے اس کے آرٹیکل ہٹا دیے، اس کی تصویریں اور انٹرویو ڈیلیٹ کروا دیے، لیکن اس کے نیٹ ورک کو پکڑنے کی کوشش نہ کی گئی، جس کی بہت بڑی قیمت ایران کو 2024 کی جنگ میں چکانی پڑی، جب اسرائیل نے 12 دن کے اندر ایران کے 30 کے قریب ہائی رینک ملٹری آفیسر اور 9 ایٹمی سائنسدان مار دیے۔ اس کے علاوہ حماس چیف اسماعیل ہانیہ، حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ بھی شہید کر دیے اور سارے کے سارے ٹارگٹ ایکیوریٹ ہٹ کیے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سارے حملے ایران کے اندر سے کیے گئے تھے۔ ڈرون کے ذریعے ان حملوں کے بعد ایرانی انٹیلیجنس کے نے پورے ملک میں اسرائیلی ایجنٹس کے خلاف آپریشن لانچ کیا، جس میں 700 کے قریب اسرائیل ایجنٹس اور سہولت کار گرفتار ہوئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیتھرائن شکدم اپنا کام پورا کر چکی تھی اور ایران کو ایسی چوٹ لگا گئی جس سے ایرانی ایٹمی پروگرام مزید کئی دہائیوں کے لیے پیچھے چلا گیا۔ کیتھرائن شکدم نے کبھی ہوت کو اسرائیلی ایجنٹس تسلیم نہیں کیا۔ اپنے قبول اسلام اور اسلامی لباس کے بارے میں سوال کے جواب میں اس کا کہنا تھا، میرا اسلام قبول کرنا ایمان کا نہیں بلکہ حالات کا نتیجہ تھا۔ میں ایک ایسے نظام کا حصہ بن گئی جو مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں حقیقت میں کبھی شیعہ نہیں بنی، میں وہ کردار ادا کر رہی تھی جو وہ چاہتے تھے۔ کیتھرائن شکدم ایک ایسا نام جو آج بھی ایران کے ایوانوں میں گونجتا ہے، ایک عورت جس نے نظریے کا لبادہ اوڑھ کر عقیدے کو ہتھیار بنایا۔ وہ چلی گئی لیکن اپنے پیچھے ایسے سوال چھوڑ گئی جن کے جواب آج بھی تہران تلاش کر رہا ہے۔ کیا وہ واقعی اسرائیل کی ایجنٹ تھی یا صرف ایک عورت جس نے بدلے کی آگ میں پوری ریاست کو دھوکہ دے دیا؟ سچ شاید کبھی سامنے نہ آ سکے، مگر ایک بات طے ہے، کیتھرائن شکدم نے ایران کو اندر سے ہلا دیا، اور شاید یہی کسی خفیہ جنگ کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، جب دشمن جان بھی لے مگر یقین نہ کر سکے کہ وار کہاں سے آیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔